आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि मेरे अपने नाम पे है कविंदर यादव। और आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं, इन जनरल म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, उनकी कैटेगरीज क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं। इस वीडियो में मैंने कोई अलग से जानकारी नहीं दी है जो नेट पे अवेलेबल नहीं है। सारी जानकारी नेट पे अवेलेबल है, लेकिन पार्ट्स में अवेलेबल। मैंने सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को क्लब करके एक सिंगल वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। एंड आई गेस कि एक बार इस वीडियो का पूरा देख लेंगे तो उसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आर्टिकल और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये समझने के लिए कि म्यूचुअल फंड होते क्या और वो काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम आज के वीडियो में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, एएमसी क्या होता है, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड को हैंडल करती है वो होती क्या है और कैसे काम करती है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड की क्लासिफिकेशन क्या है, म्यूचुअल फंड का उनके स्ट्रक्चर का बेस क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, रिस्क एंड रिटर्न, कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, केवाईसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर क्या है। केवाईसी भी इन्वेस्टमेंट पार्ट का एक प्रोसीजर है, लेकिन केवाईसी द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद कैसी इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर होती है हम वो भी डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट मोड्स क्या है म्यूचुअल फंड के। अब म्यूचुअल फंड के भी दो होते हैं, ग्रोथ और डिविडेंड, हम उनके बारे में भी समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक कर लीजिए, और रिस्कोमीटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन म्यूचुअल फंड, हम इसके बारे में भी जानेंगे कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। ये आप जो एक चार्ट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें मैंने भी सिर्फ 5% इन्फ्लेशन को कंसीडर किया है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट, किसी एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू 30,000 है, तो वो विद ईयर कैसे इंक्रीज हो रही है। वहीं अगर हम आज मनी को माने कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो वो विद ईयर कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब आप इन दोनों को क्लब करके आप ये समझोगे कि फ्यूचर में जैसे आप मूव ऑन करते हैं, फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यानी कि किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस तो बढ़ता है, लेकिन प्राइस की खुद की वैल्यू घटती है। इंडिया में नॉर्मल जो इन्फ्लेशन होती है वो 6% है। तो आप ये समझिए, अगर किसी भी चीज की वैल्यू आज 100 रुपए है, तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 106 होगी। वहीं अगर आप 100 रुपीज अपने पॉकेट में रखते हैं, तो कल इन 100 रुपीज की एक्चुअल वैल्यू 94 हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से कमोडिटी का प्राइस तो बढ़ता है, लेकिन आपकी एक्चुअल मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही हम इस इन्फ्लेशन के जो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पैसे जो आपकी पैसा है उसकी वैल्यू को कम करने के लिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू को कम करने के लिए इन्फ्लेशन है, उसको हैंडल करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बैंक में आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं, सेविंग बैंक, एफडी एंड आरडी। सेविंग में आपको इंटरेस्ट मिलता है एज ऑफ नाउ, अगर हम आज की बात करें तो आज मिल रहा है आपको लगभग 3%। कुछ बैंक्स आपको 3.5 भी दे रहे हैं। वहीं आप एफडी की बात करें तो इन जनरल गवर्नमेंट बैंक्स में भी आपको इंटरेस्ट रेट 5.5 का मिल रहा है। कुछ एनबीएफसीज हैं जो आपको 7.25 का भी इंटरेस्ट रेट दे रही है, और आरडी का इंटरेस्ट रेट भी नियर अबाउट एफडी ही होता है। दूसरा तरीका जो हमारे पास आता है, वो आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लोन दे सकते हैं। ऑल्दो ये एक रेगुलराइज्ड वे नहीं है, लेकिन हाँ, ज्यादातर लोग, मैं अगर ज्यादातर का मेरा मतलब है जो लोग बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, जो लोग शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहते, उन लोगों के लिए जो दूसरा ऑप्शन है टू अर्न मनी, वो होता है लोन देना। वो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, नियर बाय नेबरहुड को लोन देते हैं और उसके इंटरेस्ट अर्न करते हैं। क्योंकि ये चीज रेगुलराइज नहीं है, तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। देन द थर्ड ऑप्शन इज प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक लमसम अमाउंट जो होता है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है। आपको एक बार में बहुत ह्यूज अमाउंट लगाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो यू नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 1 CR टू गेट अ गुड प्रॉपर्टी, एंड दैट इज एटलीस्ट दैट वैल्यू। तो इसलिए प्रॉपर्टी लेना
इज इज वेरी गुड, ले लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा एसेट है और कई सालों से रिनाउंड और टेस्टेड एसेट है। बट प्रॉब्लम यही है कि इसके लिए आपको जो अमाउंट चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ, शेयर्स में अभी मॉडिफिकेशंस हुई हैं शेयर मार्केट में, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के भी अलग अलग तरीके आ गए, रिट्स वगैरह, बट आज हम उस चीज़ों में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर और कमोडिटीज, इसमें भी इन्वेस्ट करता है। अब इसमें भी इन्वेस्ट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं या आप कोई गोल्ड सर्टिफिकेट ले लेते हैं, डिजिटल गोल्ड लेते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले लेते हैं। अब उसमें भी आपको किस में कितना इंटरेस्ट मिलता है, किस में कितना बेनिफिट होता है, उन चीज़ों को भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करें। लेकिन हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हैं लोग और उसमें रिटर्न नियर बाय गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो नियर बाय 7% है। अगर मैं पिछले कुछ टाइम की बात करूँ, कोविड में एरा में गोल्ड पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन इन जनरल बात करूँ तो इतना प्रॉपर्टी का जो रिटर्न होता है दैट इज रफली 6%। लोन टू रिलेटिव इज सब्जेक्टिव, किस इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, कितने टेन्योर के, तो उसके इंटरेस्ट में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो इन सबको अगर आप देखेंगे तो इनका जो इंटरेस्ट रेट में अकाउंट एवरेज इज 3 to 7%, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6% पे है, तो 6% को बीट करना इट्स वेरी टफ। तो इसी के लिए हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है, वो होता है इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। अब इस कैपिटल मार्केट में ऑप्शंस होते हैं बॉन्ड मार्केट एंड इक्विटी शेयर मार्केट। अब इक्विटी शेयर मार्केट में भी दो तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, या तो आप अपने शेयर्स को डायरेक्टली बाय कर लें या आप म्यूचुअल फंड से, दोनों के दोनों ही इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन शेयर्स के केस में क्या है कि आपको बहुत ही डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या करती है, उसका उसका अर्निंग मेथड क्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसने पहले कितना इंटरेस्ट दिया है, और उन सारी चीज़ों को देखकर बेसिकली आपको थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, फिर आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको होल्ड करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन वहीं आपके पास सब टाइम नहीं है इतना डिवोट करने के लिए, आप एनालिसिस करें, आप प्रॉपरली उस चीज़ को समझे, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ क्वेश्चन आती है कि म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसी के लिए मैंने आपको एक चार्ट शो किया जो मैंने आपको पिछले बताया कि इन्फ्लेशन इज, ये जो डेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने CLSS से लिया है। तो जो कि 1980 2004 का आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है कि इक्विटीज हैव गिवन 18.25%, वेयर एज इन्फ्लेशन और गोल्ड का अगर हम देखें 6%। और अगर मैं इसको इंडिया बात करूँ तो इंडिया में रफली 6%, गोल्ड इज गिवन अ रिटर्न ऑफ 7%, bank FDs are near about 7 or 6%, and government securities are given an interest rate of 8 to 8.5%, and that is subjective, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको 9% मिला, बट मैं एक एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो ये इंटरेस्ट रेट्स है। अब इन सब में हम क्लियरली चेक कर सकते हैं कि जो हमारा सबसे अच्छा रिटर्न जो हमें दिया है वो इक्विटीज ने दिया, और इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विटीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इक्विटीज में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले टाइम, देयर आर टू वेज, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड वाया म्यूचुअल फंड। अब हम डायरेक्ट इक्विटी की बात करें तो इट इज हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी। अब रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा। आप एक शेयर्स को अगर ढंग से एनालाइज करते हैं और आपको उसको नियर अबाउट लोअर बॉटम पे अगर आप कैच कर ले तो वो आपको एक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन वह रिस्क भी है। हमने पास्ट में ही बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स देखे हैं, जैसे आई वुड नॉट लाइक टू से सम नेम, बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप देखना चाहे देख सकते। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम गिविंग येस बैंक। येस बैंक यूज्ड टू ट्रेड अराउंड 600 एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड आई गेस नियर अबाउट 20 or 15 रुपीज। तो ये रिस्क भी होता है। लेकिन वहीं अगर आप MRF को देंगे, इट वाज लिस्टेड एट 11 रुपीज एंड इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 85,000 एज ऑफ नाउ। तो ये है, इट इज हाई रिस्क बट यस इट इज हाई रिटर्न। तो इसके लिए अब आपको रिटर्न कब मिलेगा, जब आप यू नीड टू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्सपर्टीज। आपको समझना पड़ेगा कि वो शेयर्स जो आप जिस कंपनी के शेयर्स पिक कर रहे हैं वो कंपनी काम कैसे करती है, उस कंपनी का जो पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो कैसा है, कहाँ कहाँ उसने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, पहले का रिटर्न कितना है, और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, मेरे को फंडामेंटल इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक पी रेशियो, उसका पेट वैल्यू क्या है, एबिटा कितना है,
वो सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्योंकि इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए मैंने कहा यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्सपर्टीज, एंड द थिंग इज सब्सटेंशियल इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड। ये चीज़ अभी आप कुछ ब्रोकर्स है जो आपको एसआईपी भी देते हैं स्टॉक्स में, आप डेली की डेली चाहे तो एक स्टॉक खरीद सकते हैं, आप मंथली चाहे तो ऑटोमेटिकली एक शेयर ले सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इट इज नॉट एनी बाइंग रिकमेंडेशन। मैं अगर एक शेयर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, आई एम अगेन सेइंग इट इज नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो अगर मैं एसआईपी लगाता हूँ अपने जीरोधा में, आई यूज जीरोधा तो मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ, इट इज इवन नॉट अ रिकमेंडेशन। तो उसमें एक ऑप्शन होता है एसआईपी। तो मैं अगर 10 स्टॉक्स के एसआईपी लगाता हूँ एक पर्टिकुलर डेट को, लाइक सेकेंड ऑफ मंथ, तो ऑटोमेटिकली फॉर एवरी सेकंड 10 स्टॉक्स विल बी बाय। सो अभी ये रिसेंटली मेथड आया है जिसमें आप ले सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है वो ये होता है कि लमसम पिक करने का, वहाँ हम लमसम पिक नहीं कर पाते। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सपोज आप एक शेयर लेते हैं नौकरी डॉट कॉम। नौकरी डॉट कॉम का शेयर इज ट्रेडिंग अराउंड रफली 4000। अब आप इसको एक शेयर को बाय करने के लिए आपको 4000 अमाउंट लगानी पड़ेगी, तो आप एक शेयर बाय कर सकते हैं। आपके पास 2000 रुपीज है, तो क्या आप ये शेयर बाय कर सकते हैं? नहीं, आप 0.5 में शेयर बाय नहीं कर सकते। दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन क्रिप्टोज। शेयर मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर ले रहे हो, तो एटलीस्ट वन शेयर यू हैव टू बाय, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। पीजीएचएच की बात करें, इट इज ट्रेडिंग अराउंड 13,000। तो अगर आप एक शेयर बाय करना है, अगर आप इसकी एसआईपी भी करते हो मंथली, तो आपको एक शेयर के लिए 13,000 यूनिट टू इन्वेस्ट। आप फाइव के पास 5,000 एंड यू वांट टू बाय पीजीएचएच शेयर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए आप यहाँ पे, इसलिए मैंने ये टर्म लिखी है कि सब्सटेंशियल इनिशियल कैपिटल जो रिक्वायर्ड होती है वो थोड़ी ह्यूज होती है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। अब अगर म्यूचुअल फंड को समझे तो ये लेस रिस्क है टू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। रिस्क तो इस पे भी है क्योंकि ये भी इक्विटी में ही कर रहे हैं, लेकिन रिस्क कम है क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। हर म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है जो एटलीस्ट हमसे तो बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड होता है, उसको पता है क्या देखना है, उसको पता है क्या चेक करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वो हमसे एजुकेटेड, उसके उसका वो डायरेक्ट वही जॉब है। हमारा अगर ये जॉब नहीं है इन्वेस्ट करना, तो हमारे लिए अलग से टाइम निकाल के एनालिसिस करना थोड़ा टफ पड़ता है। पर जो किसी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर, उसका यही काम है, तो वो एटलीस्ट हमसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो वो पिक करेगा। तो जो रिस्क है, सेकंड, आप एक स्टॉक में ना करके एक बकेट में करते हैं, एक पर्टिकुलर बकेट में करते हैं जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, एक सिंगल स्टॉक नहीं होता। तो इसलिए अगर आप 4 या 5, सपोज एक म्यूचुअल फंड है, ये एक म्यूचुअल फंड है और ये 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो आपका जो पोर्टफोलियो वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई होगा। वेयर एज अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में करेंगे तो आपको 50 कंपनीज के शेयर इंडिविजुअली बाय करने पड़ेंगे, इसलिए जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अदरवाइज रिस्क है, ऐसा नहीं कि रिस्क है, बट इफ यू कंपेयर डायरेक्ट इक्विटी तो रिस्क कम। सेकेंड इज, यू कैन डू इट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप अगर ये चाहते हैं कि मैं बार बार एसआईपी ना करूं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट चाहूं, सपोज आई डू अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख इन अ म्यूचुअल फंड एंड लेफ्ट इट फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर एट एज ऑफ, फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग, अगर आप 22 साल या 23 साल के हैं और आप 2 लाख रुपए लगा के छोड़ देते हैं म्यूचुअल फंड में फॉर योर रिटायरमेंट, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 40। तो आपने 40 ईयर्स के लिए वो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट लेके रख दिया और भूल गए, तो आपको 40 साल का कंपाउंडिंग मिलेगा। एंड गो एंड चेक कि अगर 2 लाख पे 15% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 40 साल में कितने अमाउंट मिलता है। तो आप ये चाहे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज एसआईपी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में कर सकते हैं। एसआईपी आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इक्विटी में भी कर सकते हैं। लेकिन जो जो डिफरेंस है वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड में, मेजोरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे जिसमें हम 100 रुपीज में भी कर सकते हैं इन्वेस्ट। तो अब ये जो अमाउंट है 100 रुपीज, और सपोज आप एक इंडेक्स फंड लेते हैं, इंडेक्स फंड में टॉप 50, निफ्टी 50 के फंड्स रहते हैं म्यूचुअल फंड, एक सॉरी, अगर आप निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड लेते हैं उसमें टॉप 50 कंपनीज रहती हैं। अब आप उनको इंडिविजुअल बाय करेंगे तो आपको जो कैपिटल जो लार्ज है, लेकिन आप फिर भी उस इंडेक्स में 100 रुपए लेकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही एक
बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो म्यूचुअल फंड को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है बेसिकली उनके लिए जो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनके पास टाइम नहीं है शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा पढ़ने का। तो ये जो फैक्टर है म्यूचुअल फंड का SIP, दिस मेक्स म्यूचुअल फंड फार बेटर एज कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी। अब इक्विटी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रिस्क। रिस्क है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, लेकिन हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैं यूजुअली अगर मेरे को 5 साल से नीचे इन्वेस्ट करना है तो मैं म्यूचुअल फंड्स हो या डायरेक्ट स्टॉक से मैं बाय ही नहीं करूंगा। हाँ, अगर मेरा होराइजन 5 साल से ज्यादा है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर 5-10 साल है तो मैं, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं 5 साल है तो मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, 10 साल है तो मैं मिड कैप में, और अगर मेरा 15 साल है तो मैं यूजुअली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। हम ये भी ना माने, हम कहते हैं आपको ये भी नहीं पता, तो भी आप किस में इन्वेस्ट करें, आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो चार्ट मैंने आपको शो किया, देखिए 2003 से और अगर 2024 का देखें तो इट इज डायरेक्टली एन अप ट्रेंड। हाँ, उस पे डिप्स आए हैं, 1 डिप, 2 डिप एंड दिस इज 3 डिप, लेकिन आप उसके बाद देखिए कि उसके बाद मार्केट ने कितनी अच्छी रैली दी है। तो इसीलिए शेयर मार्केट कहा जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। आप खुद चेक कीजिए, अगर 2006 सपोज हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, रफली 2500, और अगर हम 2022 की बात करें तो इसकी वैल्यू है रफली 18,000। तो आप ये देखिए 2006 टू 2022 द शेयर है फॉर 2500 टू 18,000। उसमें आपके अप्स एंड डिप्स एंड सब कुछ आ गए, फिर भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट ही हुआ। तो अब आप चाहे इसमें लमसम करें, आपने 15 साल के लमसम लिए तो भी बेनिफिट है, आप लमसम ना करें, SIP करें तो भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि उसमें आपको हायर पे अगर आप बाय करो तो आपको लोअर पे भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपने SIP यहाँ पे लिए तो आपको SIP यहाँ भी लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसलिए जो आपका रिटर्न है वो कम, वन टाइम में भी अच्छा आएगा और SIP में भी अच्छा आएगा। बस जिसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना हो मंथली बेसिस, उसके लिए SIP अच्छी है, जिसको वन टाइम इन्वेस्ट करना उसके लमसम मेथड। तो ये चार्ट मैंने बेसिकली सिर्फ इसीलिए आपको दिखाने के लिए था, एक लॉन्ग टर्म में निफ्टी ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिया। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स की। व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स इज कॉमन पूल ऑफ फंड्स contributed by investors and invested in accordance to the objectives. Investments are held in a trust of which the investors alone are the joint beneficial owners. ट्रस्टी ओवरसीज द मैनेजमेंट बाय इन्वेस्टमेंट मैनेजर। इस चीजों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, ये सब अपना पैसा मिल के एक बकेट में पुट करते हैं। इस बकेट को हैंडल जो है एक पर्सन करता है, जो कि आपका फंड मैनेजर है। ये फंड मैनेजर इस अमाउंट को हैंडल करता है, और ये अमाउंट किनको किन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? मल्टीपल इंडिविजुअल्स ने, किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं किया। तो जो भी बेनिफिट यहां से बनेगा वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो यहाँ पे एक तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि ये सब एक पर्सन का इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं, मल्टीपल पर्सन का इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे जो ये बेनिफिशियरी है इस म्यूचुअल फंड के बेनिफिशियरी, वो ये सब लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो that is it is a common pool of funds contributed by individual investors and invested in accordance to an objective. Objective what? To earn the better returns. So this is the most layman definition of mutual funds, and I hope आपको ये समझ में आ गई हो। अब म्यूचुअल फंड को समझते पहले आप कुछ मिथ्स को समझना बहुत जरूरी है, जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड है। सबसे पहला है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड ओनली इन शेयर्स। ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड है, जो डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो गिल्ट फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। म्यूचुअल फंड्स आर प्रोन टू हायर रिस्क एंड एक्टिवली ट्रेडेड, ऐसा भी नहीं है।
आप चाहें तो एक म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करके उसको 10 साल, 5 साल, 15 साल के लिए रख सकते हैं। उसको आपको बार बार खरीदना है, बेचने की जरूरत नहीं होती है। म्यूचुअल फंड आर प्रोन टू वेरी हाई, ये भी गलत है। म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं दैट आर मीडियम रिस्क, जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। द थर्ड इज म्यूचुअल फंड्स आर वेरी न्यू इन द फाइनेंशियल मार्केट, ये भी गलत है। म्यूचुअल फंड आर एग्जिस्टेड सिंस 1960 इन इंडिया एंड आई थिंक इवन बिफोर फ्रॉम इन यूएस। म्यूचुअल फंड्स आर नॉट रिलायबल एंड पीपल रेयरली इन्वेस्ट इन देम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बहुत रिलायबल है। इनफैक्ट जो साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग है वो म्यूचुअल फंड से कंट्रोल करता है। तो और ऐसा नहीं है पीपल रेयरली इन्वेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। द गुड थिंग about म्यूचुअल फंड इज दैट यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू देम। ये स्पेसिफिकली मैंने लिखी है क्योंकि देखो, एक चीज हम हर बार कहते हैं, लो और भूल जाओ, लो और भूल जाओ, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप शेयर बाय करते हैं और वहीं आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, तो जो टाइम आपको डिवोट करना चाहिए शेयर्स में और म्यूचुअल फंड कंपैरिजन, म्यूचुअल फंड को कम देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस लो और भूल जाओ। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि आप आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को रीबैलेंस करना पड़ता है एज पर योर फाइनेंशियल गोल। तो इसीलिए ये जो कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड लो और भूल जाओ, आपको रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको देखने की जरूरत है, बिल्कुल गलत है। आपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की, अपने म्यूचुअल फंड को चेक करने की, आपको रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है, जरूरत है। अगर आपको लगता है रिटर्न नहीं दे रहा, उसको चेंज कर सकते हैं। अब कुछ फैक्ट्स को भी समझते हैं। अगर हमने मिथ्स को समझा, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। Equity instrument like shares are only a part of the securities held by mutual funds, and mutual funds also invest in debt security, which is relatively safer, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। Mutual funds are there in India since 1964, and mutual funds have evolved in USA and is there from last 60 years. Same I already told you. Mutual funds are the best solution for the people who want to manage risk and get return. So ये चीजें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट ये फैक्ट्स हैं जो मुझे लगा कि एक बार आपको फिर से बता देने चाहिए। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई रिक्वेस्ट कि आप इसमें थोड़ा अटेंशन दें। म्यूचुअल फंड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज म्यूचुअल फंड इटसेल्फ। अब इस म्यूचुअल फंड में पैसा कहाँ से आता है? इस म्यूचुअल फंड में पैसा आता है इन्वेस्टर से। अब इन्वेस्टर से पैसा आ गया, लेकिन इसको हैंडल कौन करेगा? इसको हैंडल करता है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये इस म्यूचुअल फंड को हैंडल करती है। अब इस म्यूचुअल फंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, स्पॉन्सर्स एंड ट्रस्टी। इस ट्रस्टी का भी एक पार्ट होता है कस्टोडियन। इनको डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको पार्ट समझाने के लिए ये बताया कि ये पार्ट्स होते हैं। अब एसेट मैनेजमेंट, एएमसी, एएमसी के भी फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं। एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि म्यूचुअल फंड को बेचते हैं। बैंकर, जो उस अमाउंट को हैंडल करते हैं और ये भी म्यूचुअल फंड्स को बेच सकते हैं। फंड अकाउंटेंट्स, जो कि ये चेक करते हैं कि कितना फंड आ रहा है, आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिटर्न है, उन सब चीजों करते हैं। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, ये कंट्रोल करती है और ये मैनेज करती है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके फंड्स को प्रॉपरली रजिस्टर किया जाए, उन इन्वेस्टर्स को रजिस्टर किया जाए और उनके बेनिफिट्स या डिविडेंड्स को प्रॉपरली ट्रांसफर किया जाए। ये काम होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी का। ये जो चारों पार्ट है, ये पार्ट आपके एएमसी के हैं। और एएमसी किसको हैंडल करते हैं? म्यूचुअल फंड को। और ये म्यूचुअल फंड किन का कंट्रीब्यूशन है? इन्वेस्टर्स। तो ये एक जर्नल स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड्स का। इतना इसको डिटेल में समझने की, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के पार्ट्स क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो भी हमें समझनी चाहिए। फर्स्ट होता है एसेट एलोकेशन। व्हाट इज एसेट एलोकेशन? It is diversifying investment in different assets such as stocks, bonds, real estates, cash in order to optimize risk. बेसिकली आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना ही एसेट एलोकेशन है। अगर मैं कहता हूं कि दिस म्यूचुअल फंड हैज अ गुड एसेट एलोकेशन, इट मींस उसने आपके पैसे को बहुत अच्छे से एलोकेट किया हुआ अलग अलग जगह, यानी कि डाइवर्सिफाई किया। फंड मैनेजर, the individual responsible for making the portfolio decision for the mutual fund in line with the fund objective. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फंड ऑफर डॉक्यूमेंट,
दिस डॉक्यूमेंट विद इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स विद रिस्क फैक्टर एक्सपेंसेस एंड हाउ टू इन्वेस्ट। बेसिकली जब भी कोई न्यू म्यूचुअल फंड आता है, इफ सॉरी आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग द वर्ड, जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया जाता है, जैसे शेयर्स के साथ और जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो उसके साथ भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, वैसे ही जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो उसके साथ भी फंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर आप वैसे भी इसको चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट, उस फंड हाउस की वेबसाइट पे जाकर ये चेक कर सकते हैं कि उसका जो फंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या क्या, उसके रिस्क फैक्टर क्या, एक्सपेंसिव क्या है, उसमें इन्वेस्ट कैसे करें, ये सारी डिटेल आपको उस डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। डिविडेंड, प्रॉफिट गिवन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ग्रोथ, प्रॉफिट प्लंज्ड बैक इनटू द सेम, दिस कॉजेज द एनएवी टू राइज। बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड है, उसका एनएवी 1000 रुपीज और उसने 10 रुपए बेनिफिट लिया, वो डिविडेंड में ना देकर उसमें ऐड कर देते हैं, तो उसका जो अमाउंट होता है वो 110 हो जाता है। इसका यही मतलब है। एनएवी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ स्कीम माइनस इट्स लाइबिलिटीज। तो पर यूनिट एनएवी क्या होगा? पर यूनिट एनएवी हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग ऑन द वैल्यूएशन डेट। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनएवी। Entry load and front end load. The commission charged at the time of buying the fund, that is called an entry load, and to cover the cost of selling and processing, that is called front loads. Then we have the exit load or the end load. This is basically the commission of charge paid when an investor exits from a mutual fund imposed to discharge withdrawals and may reduce to zero as holding period increases. Sale price and offer price. The price you pay to invest in a scheme may include a sales load. Repurchase price and bid price, price at which close-ended schemes repurchase its units. Redemptions price, price at which open-ended schemes. So these are basic terminologies that are used in mutual funds. Okay, the next is what is a AMC. अभी तक हमने सिर्फ AMC को एसेट मैनेजमेंट कंपनी करके था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। That investment manager of a mutual fund is an AMC. This AMC is appointed by the trustee with SEBI approval. Trustee and AMC enter into agreement management investment management agreement कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, उसका एक एग्रीमेंट होता है। Required to invest seed capital of 1% of amount raised objective to a maximum 50 lakhs in all open-ended schemes. Should have a net worth of at least 50 crore at all time. At least 50% of the members of the board of an AMC have to be independent. AMC of one mutual fund cannot be an AMC or trustee of another fund. AMCs cannot engage in any business with other that of financial advisories and investment management. These are basically the terms and the important points related to an AMC. Now the question is, how does mutual fund works? So म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं? पहले हम कुछ लोग समझते हैं दैट इट इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स है, इन इन्वेस्टर्स के पास क्या है? पैसा है जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस पैसे को हम क्या कहेंगे? दैट दे वांट टू पूल देयर मनी। ओके, अब ये पूल करने के बाद किसके पास जाएगा? फंड मैनेजर के पास। फंड मैनेजर, अभी हमने बात की, फंड मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी पैसा उसको मिलता है उसको इन्वेस्ट कर देना। तो ये उसको इन्वेस्ट करेगा, किसमें करेगा? स्टॉक्स, सिक्योरिटीज, सिक्योर्ड बॉन्ड्स, गोल्ड, जिस मर्जी में जो भी इसका फंड का ऑब्जेक्टिव है उन सभी चीजों में ये इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा? ये जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा? रिटर्न। अब ये रिटर्न किसको जाएगा? ये रिटर्न वापस जाएगा इन्वेस्टर्स को। अब इन्वेस्टर्स चाहे तो जो उन्हें जो रिटर्न मिला, ये जो रिटर्न होता है डिविडेंड के फॉर्म में मैं बात कर रहा हूं एज ऑफ नाउ। ग्रोथ के केस में क्या होगा कि ये इन्वेस्टर्स को ना जाकर ये वापस ये वैल्यू जो है एनएवी में ऐड हो जाता है, ये एनएवी में ऐड हो जाता है और एनएवी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जब भी कोई इन्वेस्टर्स को एग्जिट करना चाहता है तो इस एनएवी के अकॉर्डिंग वो पैसा इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये एक म्यूचुअल फंड की साइकिल काम करती है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा देते हैं फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसे रिटर्न जनरेट करता है और वो बाकी। हाँ, यहाँ पे एक और चीज,
इस रिटर्न में से फंड मैनेजर अपनी कुछ फीस चार्ज करता है, एक्सपेंस रेशियो। ये फीस इस रिटर्न में से माइनस हो जाती है और बाकी जो है वो इन्वेस्टर्स को चला जाता है। अब म्यूचुअल फंड की क्लासिफिकेशन, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि स्ट्रक्चर में बात करें तो हमारे पास तीन होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे बात करें तो डेट, इक्विटी एंड हाइब्रिड, एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल में बात करें देन पैसिव एंड एक्टिव। अभी हम इनको और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज ओपन एंडेड फंड्स. So for them there is no fixed maturity date except continuous sale and repurchase request. Transactions are NAV based. Unit capital is not fixed. So ये हमारे जो पॉइंट्स है ये फंड ओपन एंडेड फंड से है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स आपको ओपन एंडेड ही मिलेंगे जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो। देन वी हैव क्लोज एंडेड फंड्स. These run for a specific period, offered in an NFO but are closed for further purchases after NFO. Unit capital is kept constant. तो इसका मतलब ये है कि आप मर्जी से अगर आप आज चाहे तो इन्वेस्ट कर ले और आज चाहे तो निकाल ले, ऐसा नहीं होता। जब इनका ऑफर आएगा केवल तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एग्जिट कर। नेक्स्ट इज इंटरनल फंड्स. वेरिएंट ऑफ क्लोज एंडेड फंड्स बिकम ओपन एंडेड. स्पेसिफिक इंटरनल्स हैव टू बी मैंडेटरी लिस्टेड. मतलब ये वो फंड है जो कि मिक्सिंग है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। कभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये एक विंडो ओपन कर देते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये अपनी विंडो को क्लोज कर देंगे तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बेसिकली अ मिक्सिंग ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो पहला होता है डेट. ये शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनका बेसिक जो एम होता है वो होता है रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना। उसके बाद हमारे पास होते हैं इक्विटी फंड. ये इक्विटी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं और इनका जो एम होता है दैट इज टू प्रोवाइड ग्रोथ एंड कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन वी हैव हाइब्रिड. ये इक्विटी और डेट में मिक्स इन्वेस्ट करते हैं और इनका जो एम होता है वो होता है बोथ इनकम भी प्रोवाइड करना और कैपिटल एप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना. इन तीनों में इन्वेस्ट करना ये आप पे निर्भर है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टर्म क्या है, आपको किस में इन्वेस्ट करना, उसके बाद आप इनमें से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं. अब ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसिव फंड एंड एक्टिव फंड्स. पैसिव फंड वो होते हैं जो कि रेप्लिकेट अ मार्केट इंडेक्स, इन्वेस्ट इन सम सिक्योरिटीज एंड इन सम प्रोपोर्शन ऑफ दैट ऑफ एन इंडेक्स. ठीक है, आप इस वर्ड को याद रखिए, इंडेक्स. ठीक है. नो एक्टिव सिलेक्शन ऑफ एनी स्टॉक एंड सेक्टर, एक्सपेंसेस आर लोअर, पोर्टफोलियो इज मॉडिफाइड एवरी टाइम इंडेक्स कॉम्पोजिशन चेंजेस. ठीक है. मैं सीधा सीधा अगर आपको कहूं तो पैसिव फंड आर बेसिकली इंडेक्स फंड. अगर किसी भी इंडेक्स में कोई भी चेंज होता है तो उस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी अपने आप चेंज हो जाएगा. फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो वो निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा. अब सपोज इस इंडेक्स में से कंपनी ए जो है वो एग्जिट करती है और कंपनी बी जो है उसको इन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो म्यूचुअल फंड है ये भी सेम चीज रेप्लिकेट करे. अब क्योंकि इस फंड मैनेजर को अपना अलग से कुछ टास्क या करने की जरूरत नहीं है, ये को सिर्फ उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है, इसलिए उनका एक्सपेंस जो होता है वो कम होता है. ये म्यूचुअल फंड्स, पैसिव म्यूचुअल फंड्स आपको यूजुअली इंडेक्स के नियर अबाउट सेम ही रिटर्न देते हैं. Then we have the active funds. Active fund invest in securities and sectors that may offer a better return than the index. Actively manage the allocation of market securities and cash. May perform better or worse than the market index. Incur a higher cost and passive index. अब इस चीज को समझते हैं. देखो इसमें क्या होता है, जो इसका फंड मैनेजर है वो एक्टिवली रिसर्च करता है कि किस फंड में उसको इन्वेस्ट करना है, और ये इंडेक्स रिलेटेड नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड होता है. अगर मैं इसकी बात करूं, ये इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो स्टॉक्स इस फंड मैनेजर ने पिक किए वो अच्छा परफॉर्म करे इंडेक्स से,
और हो सकता है अच्छा परफॉर्म ना करे, तो रिस्क इसमें ज्यादा। अब क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन ऑलरेडी फुल टाइम ये काम कर रहा है चेक करने का कि इसको किस में इन्वेस्ट करना किस में नहीं, तो इसलिए इसकी जो इनकम है, यानी कि मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पैसिव फंड। तो इन ब्रॉड आई कैन से दैट पैसिव फंड आर इंडेक्स फंड एंड एक्टिव फंड आर नॉन इंडेक्स फंड। ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ लेमन टर्म्स में बता दिया ताकि आपको याद रहे पैसिव क्या और एक्टिव। पैसिव में एक फंड मैनेजर जो है वो ज्यादा उस पर काम नहीं करता, सिर्फ इंडेक्स को रेप्लिकेट करता। एक्टिव फंड, क्योंकि नाम बता रहे एक्टिव, तो इसका फंड मैनेजर जो वो एक्टिवली काम करता है और अपने पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड का उसको चेंज कर सकता है या उसमें होल्डिंग्स बढ़ा सकता है, पर वो एक्टिवली उस पर काम करता है, वो किसी इंडेक्स को देख के काम नहीं करता। ओके, नाउ अभी तक जो हमने कैटेगरीज पढ़ी उसके बाद एक और हम कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन बेसिकली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की है। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ स्कीम्स लॉन्च्ड बाय डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, help investor to evaluate different options available before making investment decision। अब इस चीज को इन शॉर्ट में आप समझिए कि होता क्या है कि जो भी आपके ओपन एंडेड फंड्स हैं उसमें ये 5 कैटेगरीज होती है। इक्विटी, इक्विटी सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। डेट स्कीम्स, डेट स्कीम्स जो है वो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी करेगा, लाइक बॉन्ड्स। देन वी हैव द हाइब्रिड, ये हाइब्रिड this is a combination of equity scheme as well and debt scheme. Then we have solution oriented schemes. These are solution oriented, जिसका नाम ही बता रहा है कि एक पर्टिकुलर थीम बेस्ड होते हैं ये। फॉर एन एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड म्यूचुअल फंड, आईटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड एंड और आई कैन से दैट कमोडिटीज रिलेटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, ग्रीन इको फ्रेंडली, जो अभी आगे हम बहुत ज्यादा इन डिस्कशन हो रहा है, इको फ्रेंडली फ्यूल, इको फ्रेंडली इंजन, इको फ्रेंडली मेथड, डेवलपमेंट मेथड, तो उन सब पे जो काम करते हैं बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर जो म्यूचुअल फंड डिस्क्राइब्ड होते हैं वो होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। उसके बाद होता है अदर स्कीम्स, अदर स्कीम्स लाइक ईएलएसएस, हम ईएलएसएस के बारे में बाद में बात करेंगे, तो इट्स जस्ट अ कैटेगरी। तो ये एक थोड़ा सा और मैंने सोचा कि आपको ये इनके बारे में बता देना चाहिए एक बार फिर से, क्योंकि हमारी मेन जो है वो अब इन्हीं के आसपास रोटेट करेंगे। अभी तक जितने भी कैटेगरीज पी थे हमने उन सब में इन्हीं के आसपास हमारा रोटेट होगा। ठीक है, अब जो मैंने पहले बताया एक एनएवी, एनएवी क्या होता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी, आप जब उसको रिडीम करोगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो net asset value NAV is the total asset value per unit of the fund and is calculated by the AMC at the end of every business day. In order to calculate the NAV of a mutual fund, you need to take the current market value of the fund's assets minus the liabilities of any and divided by the number of shares outstanding. NAV is calculated as follows. ये मैंने एक एग्जांपल दिया है that if the market value of a security of a mutual fund scheme is 500 lakh and the mutual fund has issued 10 lakh units to 10 each investors, then the NAV per unit of the fund is 50 rupees. इन शॉर्ट को मैंने थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूले में और बताने की कोशिश की है that NAV is equal to market or fair value of a securities plus accrued income plus receivables plus other asset plus expenses but minus payables and other liabilities divided by number of unit outstanding of the scheme। तो इस तरीके से किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी कैलकुलेट की जाती है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, इसके 4 तरीके हैं। पहला होता है फिजिकल ऑप्शन, आप किसी भी एएमसी के ऑफिस में विजिट करें, उनका फिजिकल फॉर्म भरें और आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। देन द ऑनलाइन मेथड, आप ऑनलाइन उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको SBIMF.com पे जाएंगे, आप वहाँ पे अपना आपको रजिस्टर करेंगे और म्यूचुअल फंड एक बार आपकी आइडेंटिटी वहाँ से चेक हो जाएगी, KYC हो जाएगा, तो आप ऑनलाइन अकाउंट बन जाएगा, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं।
देन मोबाइल एप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, बेसिकली ऑनलाइन, वही सेम चीज़ है जो आप ऑनलाइन करना चाहते हैं उसको अगर आप ऑनलाइन अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो हर एएमसी की आजकल मोबाइल ऐप आती है, आप वो मोबाइल ऐप पे लॉग इन करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन वी हैव द डिस्ट्रीब्यूटर। अब इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन, इसके अंदर ब्रोकर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ऑनलाइन ब्रोकर्स एज वेल एंड ऑफलाइन ब्रोकर्स एज वेल। यूजुअली पहले फिजिकल मेथड ज़्यादा ऑप्टेड था क्योंकि ऑनलाइन इतना था नहीं डेवलप्ड, अभी ऑनलाइन बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है। तो फिजिकली अब म्यूचुअल फंड लेना इज नॉट सजेस्टेड, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ऑनलाइन मेथड इज द बेस्ट, ऑल्दो बोथ आर सेम। अब आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें चाहे ऑफलाइन अप्लाई करें तो आपका केवाईसी होता है। अब ये केवाईसी रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, वन टाइम होता है और ये सेबी के पास होता है। सेबी इसको वेरीफाई करता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपने जो डिटेल्स दी वो सही है कि नहीं है। तो उन चीज़ों को हम केवाईसी कहते हैं, बैंक भी करता है वैसे ही ये करता है। इसको हम सेंट्रलाइज केवाईसी कहते हैं, सी केवाईसी इन सिक्योरिटीज मार्केट, और ये बस एक ही बार होता है। एक बार आपका हो गया तो उसके बाद ये बार बार नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप पहली बार इन्वेस्ट करने जाएंगे तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टेक्स यूजुअली 5 to 7 वर्किंग डेज, और उसके बाद आपका केवाईसी हो जाए। अब म्यूचुअल फंड का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ता है कि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या एग्जिस्टिंग है। क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका केवाईसी करना है, आपका केवाईसी हो चुका। अगर हो चुका होगा तो वो ऐप आप ऑनलाइन जाएंगे डेस्कटॉप पे या मोबाइल ऐप पे, तो आपकी सी केवाईसी की डिटेल्स फेच कर लेगा। उसमें आपको अपना नाम और एड्रेस वो चेक करने को कहेगा और बैंक डिटेल्स भी कहेगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपसे कैंसिल चेक भी मांगता है टू वेरीफाई योर बैंकिंग डिटेल्स। और उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स आपको शो करता है जो आपको एक्सेप्ट करने होते हैं। वंस एक्सेप्टेड तो आप अब उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे, अब आपने इन्वेस्ट, आपकी केवाईसी भी हो गई, आपने अकाउंट भी बना लिया, आपने म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन है कि आप इन्वेस्ट कैसे करें, लमसम या ऐसे। तो लमसम, लमसम क्या है, इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन वन गो, इन्वेस्टर फेस a रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी इन मार्केट। ये चीज मैं आपको पहले भी पिछले स्लाइड से बताया, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। आप इसे वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपने म्यूचुअल फंड लिया, उसकी एनएवी उस टाइम थी 100, और आपने एक लार्ज अमाउंट इस पे एक बार में ही लगा दे तो आपको जो एनएवी मिलेगी वो 100। और सपोज वोलेटिलिटी थी मार्केट में और ये इट गोज टू 80, तो अब क्योंकि आपने लम सम इन्वेस्ट किया था तो आपको ये 80 पे भी आपको कितने परसेंट का लॉस दिखाएगा, 20%। वहीं अगर आप एस आई पी लेते, अब एस आई पी क्या, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ कमिटमेंट में, लाइक 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर, मतलब आप कब तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इंटरवल्स होता है, आप कैसे इन्वेस्ट करें, आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, अब तो बाई वीकली भी आ गया है। अ, आप हर वीक में भी कर सकते हैं, आप 2 वीक में भी एक बार भी कर सकते हैं, आप डेली भी कर सकते हैं। तो अब तो सारे मेथड अवेलेबल, आप जैसे चाहे वैसे एसआईपी कर सकते हैं। डेट्स अवेलेबल है, पहले डेट्स आपको सिर्फ 1, 5, 10 एंड 15, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको कोई भी डेट मिल जाए, 1 to 28, कोई भी डेट ले सकते। 28 इसलिए क्योंकि फेब्रवरी में हमारे 28 डेज होता है, 29 एक बार ही होता है। तो उस चीज को कंसिडर करके जो डेट है वो 1 to 28, आप कोई भी डेट ले सकते हैं। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर आपने सपोज एक यूनिट ली 100 पे, इट गोज टू 80, आपने एक और यूनिट ले ली 80 पे, तो अब आपका एवरेज जो 90 हो जाएगा, लेकिन इस केस में अब भी वो 100 ही रहेगा। तो इस केस में आपको लॉस कितने का होगा, 10% का, जबकि इसमें तो 20%। तो सिर्फ इसी चीज के लिए एस आई पी बेटर है कि उसमें हमारा रिस्क जो मिनिमाइज हो जाता है। अगर कभी भी शेयर मार्केट ड्रॉप होता है तो हम उस ड्रॉप्ड मार्केट का बेनिफिट लेते हैं और हमारा एनएवी जो एवरेज एनएवी होता है वो कम हो जाता है, तो हमारे बेनिफिट या हमारा रिटर्न परसेंटेज बढ़ जाता है। लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट अपन एवरी मंथली अनविलिंगली, मतलब एक बार आप सेट कर दीजिए और ऑटो डिस्क में लगा दीजिए। इसका बेनिफिट भी तभी है तब आप उसमें अपने इंटरफेरेंस ना करें। अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे, कभी एसआईपी ऑन कर रहे हैं कभी ऑफ कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका बेनिफिट कब है, तब मार्केट चाहे अप हो रहा डाउन हो रहा, आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा इसमें, कब मिलेगा, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट कर 6 महीने बाद आप उसको निकालना चाहें, तो वहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है।
आप कभी वॉरेन बफे के बारे में पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि उनकी मेजोरिटी ऑफ वेल्थ है वो बहुत लेट, अराउंड 60s की जब वो एज क्रॉस हो गई तब उनको जाके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हुई थी। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं आपको एक टास्क देता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए। सपोज मैं आज आपको सिर्फ 1 पैसा देता हूँ, पर डेली इसका डबल दूंगा, यानी कि नेक्स्ट डे आपको मैं 2 पैसा दूंगा, थर्ड डे मैं आपको 4 पैसा दूंगा, फिर फोर्थ डे मैं आपको 8 पैसा दूंगा, ऐसे कर कर मैं आपको टिल 30 डेज तक दूंगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि 30 डेज पे मैं आपको टोटल कितनी वैल्यू दूंगा। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको एक बार में 1 करोड़ दे दूं। तो आप बस ये इन दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइएगा कि इसमें आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है। इसी चीज से आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ जाए। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वही जैसे मैंने बताया कि आपने आपका 100 में बाय किया और नेक्स्ट टाइम आपको 80 पे डिप हो गया नेक्स्ट मंथ, तो आपने 1 यूनिट यहाँ बाय किया, 1 यूनिट यहाँ बाय, तो आपको 90 पे मिली। नेक्स्ट टाइम में फिर 70 पे चला गया और आपने इसके 2 यूनिट बाय कर लिए तो आपका एवरेज 80 आ गया। तो दिस इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कि जब वो नीचे जा रहा है तो आप बाय कर रहे हो तो आपका एनएवी जो बाइंग प्राइस है वो भी नीचे आ रहा है। तो जब ये रिटर्न करेगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। इस केस में वो 100 पे ही अगर आप रखते हो तो 100 पे बेनिफिट हो, लेकिन आपकी एवरेजिंग अब 80 है, यानी कि 100 तक आपको 25% का बेनिफिट हो जाएगा। तो दिस इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। देन वी हैव फोर्स सेविंग। फोर्स सेविंग मीन्स आपने एक बार किया और लगा दिया, तो अब वो ऑटोमेटिकली हर महीने फोर्स सेविंग एंड ऑटोमेटिक ये एक में ही आ जाएगा कि ऑटोमेटिक आपके बैंक से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने 5th ऑफ अ मंथ ले लिया और 5th ऑफ मंथ में मैंने 5000 की एसआईपी कर दी, अब ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती रहेगी। तो अब क्योंकि इसे मैनुअल इंटरफेरेंस कम है तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये ज़्यादा सक्सेस रहे। आप बस इस पे जाके कैंसिल ऑन एंड ऑफ ना करें, क्योंकि जब भी आप एएमसी से बाय करते हैं तो आपको ऑन एंड ऑफ के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। हाँ, अब आप किसी ब्रोकर से बाय करते हैं तो ब्रोकर आपको बेनिफिट दे देता है कि आपको पॉज करनी है या नहीं करनी, बट मैं यूजुअली उसके अगेंस्ट हूँ कि आपको ये ऑप्शंस नहीं देने चाहिए। इसका बेनिफिट ही तभी है तब आपको ऑप्शंस ना मिले, आपको फोर्स इन्वेस्टिंग हो जाए तभी बेनिफिट मिले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एसआईपी इज लाइट ऑन वॉलेट। मैंने बताया पहले भी, जैसे 100 रुपीज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। काफी म्यूचुअल फंड में 100 है, काफी में 500 है, तो इट इज द लीस्ट यू कैन इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। तो जो आप एक्सक्यूज देना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, कांट इन्वेस्ट, एटलीस्ट 100 यू कैन इन्वेस्ट। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एसआईपी की ये बहुत लाइट वेट ऑन योर वॉलेट है। अब म्यूचुअल फंड्स में दो इन्वेस्टमेंट मेथड मोड्स हैं, आई विल से, एक रेगुलर एक डायरेक्ट। अब पहले रेगुलर को मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट के पढ़ूंगा, फिर हम उनको कंपेयर करेंगे। रेगुलर सेज ब्रॉट थ्रू एन इंटरमीडिएटरी। Intermediary can be a broker, advisor, or distributors. Commissions and brokerage are paid to whom? To intermediary. High expense ratio is there are commissions to pay. Low NAV. Return is lower due to higher expense ratio. अब इन पॉइंट्स को जरा करेक्ट करते हैं। आप ये इंटरमीडिएटरी से बाय करते हैं, सॉरी, इंटरमीडिएटरी से बाय करते हैं, और इंटरमीडिएटरी को ना ब्रोकर। अब क्योंकि ब्रोकर से बाय किया तो ब्रोकर को क्या जाएगा? कमीशन। अब क्योंकि कमीशन जा रहा है तो इस कमीशन से इंक्रीज क्या हो जाएगा? एनएवी इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंस रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस रेशियो इंक्रीज होने का मतलब क्या है? सीधा सीधा एनएवी कम हो जाएगा, और एनएवी अगर कम हो जाएगा तो मतलब आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा। ये सारे पॉइंट इंटरलिंक्ड है। अब हम डायरेक्ट की बात करते हैं। दीज आर गिवन बाय डायरेक्ट फंड हाउसेस। तो कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी नहीं है तो नो कमीशन, कोई कमीशन नहीं है तो एक्सपेंस रेशियो कम है, एक्सपेंस रेशियो कम है तो एनएवी ज्यादा है, एनएवी ज्यादा है तो रिटर्न। अभी अब आप यहाँ पे एक बात आती है क्या? ब्रोकर, ब्रोकर तो लाइक जीरोधा, ग्रो, दीज आर ऑल्सो ब्रोकर, लेकिन ये हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप इन ब्रोकर से भी बाय करते हो तो भी आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही बाय कर मिलते हैं। These are the new, I can say broker, the discounted brokers that have come to the market. पहले ऐसा नहीं था, पहले आप किसी अगर ब्रोकर से लेते थे तो उसको कमीशन जाता ही जाता। डायरेक्ट लेने के लिए ऑप्शन जो, अगर आप ये भी ऑप्शन ना चाहें, हम किसी ब्रोकर से ना लेना चाहे, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ये है कि आपको उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके ही लेना पड़ेगा।
फॉर एन एग्जाम्पल आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड चाहते हो तो आपको एसबीआई की वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा और फिर आप वो म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, तो वो डायरेक्ट होगा। लेकिन वहीं आपने किसी और इन्वेस्टमेंट एजेंसी के थ्रू अगर वो म्यूचुअल फंड लिया तो रेगुलर हो जाएगा। तो यही मेन डिफरेंट है। इसलिए मैं यूजुअली सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि उन्हें हमेशा ग्रोथ और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। जो भी वो म्यूचुअल फंड है उसको हमेशा ग्रोथ एंड डायरेक्ट, जीडी, ये हमेशा याद रखिए कि आपको ग्रोथ लेना है और डी ही लेना है। जी फॉर ग्रोथ एंड डी फॉर डायरेक्ट, ये लेना ही लेना है। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब मैं ग्रोथ क्यों कर रहा हूँ इसको आगे मैं एक स्लाइड में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो ये आई है स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड ही हमारी ग्रोथ ऑप्शन, जो मैंने पिछले में कहा ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ क्यों लेना चाहिए। Gains made in portfolio are retained and reflective in NAV. Realized profit and loss is treated as capital gain or loss. No increase or decrease in number of units except if units are purchased or sold by investors. ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने एक यूनिट ली, एक यूनिट ली, इस यूनिट को प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट जो है वापस बैक हो जाता है एनएवी में। तो इसलिए सॉरी, इसलिए इस एनएवी की वैल्यू बढ़ जाती है। और क्योंकि हमने कहा एनएवी आर रिलेटेड टू योर प्रॉफिट, क्योंकि अगर हमारा एनएवी बढ़ेगा तो ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्योंकि इसमें हमारा प्रॉफिट एनएवी में ही पास ऑन हो रहा है, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाए। डिविडेंड ऑप्शन में क्या है कि जो भी प्रॉफिट आपको आता है, फंड्स डिक्लेयर डिविडेंड आफ्टर रियलाइज्ड प्रॉफिट, तो जो भी आपको प्रॉफिट आता है वो एनएवी में ऐड नहीं होता। यानी कि आप इसको ले सकते हैं कि ग्रोथ के ऑप्शन में हमारे एनएवी इज इक्वल्स टू एनएवी प्लस प्रॉफिट, बट वेयर एज इन डिविडेंड ऑप्शन NAV is equals to NAV माइनस डिविडेंड। तो जैसे ही कोई डिविडेंड पास होगा उसका NAV गिर जाएगा, और NAV गिर जाएगा तो आपकी ओवरऑल टोटल वैल्यू भी गिर जाएगी। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है। थर्ड ऑप्शन समझने से पहले हम समझ लेते हैं डिविडेंड के, डिविडेंड अच्छा है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड डिविडेंड आपको एक रेगुलर इनकम देता है, लेकिन उस डिविडेंड को अगर आप सिर्फ उस म्यूचुअल फंड को एज अ रेगुलर इनकम आप ले रहे हैं तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, अगर आपको किसी ने डिविडेंड दिया, आपने वो इन्वेस्ट नहीं किया, तो वहां पे वो चीज फेल हो जाती है। आप इस को समझिए कि आपने एक 100 रुपीज पे एक एनएवी थी, ठीक है, एक एनएवी है जो 100 है, इसने 5 रुपए का डिविडेंड दिया। अब आपने 5 रुपए इन्वेस्ट नहीं किए, ये आपने अपने इसको ऐसे यूटिलाइज कर दिया, ये डिविडेंड। लेकिन ग्रोथ में देखें तो ग्रोथ में इसकी वैल्यू हो जाएगी 105, यानी कि आपकी वो 5 रुपए वो री इन्वेस्ट होगा। अब कंपाउंडिंग जो है वो इस पे मिलेगी, इस केस में कंपाउंडिंग आपको 100 पे मिलेगी, 5 रुपए तो आपने वेस्ट ही हो गए, आपने क्योंकि री इन्वेस्ट किया। या तो आप इसको री इन्वेस्ट कर तो डिविडेंड लेने का ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको री इन्वेस्ट ही करना है तो फिर डिविडेंड ऑप्शन लेना ही क्यों, तो आप ग्रोथ ऑप्शन। इसलिए मैंने कहा कि ग्रोथ और डायरेक्ट ऑप्शन लेना चाहिए। अब वहां पे एक नई चीज जो आई है वो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि जो भी डिविडेंड आपको आता है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है आपके म्यूचुअल फंड। ये कोई अलग से आपको इसकी कैटेगरी दिखेगी नहीं, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जब आपको डिविडेंड आए उसको आप री इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपको बहुत बेनिफिशियल, तो डिविडेंड लेने का ऑप्शन। अदरवाइज यूजुअल लोग डिविडेंड सिर्फ एज अ रेगुलर इनकम के लिए लेते हैं। ओके, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक मुद्दा है वो है टैक्स बेनिफिट भी है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन अगर टैक्स बेनिफिट ही नहीं मिल रहा तो फिर इन्वेस्ट क्यों करेंगे। फिर तो आप पीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, पीपीएफ में करेंगे, एलआईसी लेंगे, तो वहां पे आपको मिल रहा है टैक्सिंग, एफडीज ले लेंगे, टैक्स बेनिफिट है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट नहीं है। उसी चीज को काउंटर करने के लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। So ELSS funds are equity funds that allow you to save tax while you invest for long-term goals. Invest in these funds are eligible for the deduction under 80C. यानी कि आप 80C के अंडर 1.5 लाख
तक का डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में ले सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड को आप चेक करना चाहेंगे तो उसकी कैटेगरी में आपको पता चल जाएगा कि वो ईएलएसएस कैटेगरी का है या नहीं। तो यही एक वो कैटेगरी है कि जिसमें आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपका टैक्स बच रहा है, यानी कि डबल बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है और टैक्स भी बच रहा है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसमें लॉक इन पीरियड है 3 साल का, शॉर्टेस्ट इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ सेविंग स्कीम। ठीक है, वैसे म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो 3 साल का लॉक इन पीरियड बहुत ज्यादा है। कुछ म्यूचुअल फंड में एक दिन का होता है, कुछ में 3 महीने का होता है, कुछ में 1 महीने का होता है, इसमें 3 साल का। लेकिन यहाँ पे हम टैक्स रिलेटेड बात कर रहे हैं। टैक्स रिलेटेड बात करोगे तो दिस इज द स्मॉलेस्ट। एक टेस्टिंग एफडी का भी 5 साल है, पीएफ में 15 साल है, एनपीएस में भी आई थिंक टिल रिटायरमेंट का है। तो ये जो 3 साल है, दिस इज द शॉर्टेस्ट। Okay. Next is their diversified portfolio reduces risk while ensuring you didn't miss out any opportunities. अब ये ELSS जो है ना, ये भी म्यूचुअल फंड ही है। तो अब ये म्यूचुअल फंड है तो ये वेल डाइवर्सिफाइड है। तो आप पीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। आप टैक्स सेविंग एफडी करोगे तो आपको उसको 5% का मिलेगा। यहाँ पे आपको रफली 12% का मिलेगा और वेल डाइवर्सिफाइड, रिस्क भी कम हो रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड है, कोई स्टॉक नहीं। इन्वेस्टमेंट गेट बेटर रिटर्न पोटेंशियल देन ट्रेडिशनल पीपीएफ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो ये मुझे लगा कि एक बार आपको बताना चाहिए कि जो टैक्स सेविंग रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी म्यूचुअल फंड में एक सेक्शन है जो कि ईएलएसएस। अब हम कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको कौन से डॉक्यूमेंट, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है वो चेक करना चाहिए, और एक एसआईडी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इसमें बता देता हूँ मैं यूजुअली क्या है, इट कंटेन्स जेनरिक एंड स्टेटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कंटेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड based on right of investor, other additional information, scheme times, whether it's open or close, investment objective, asset allocation, investment strategies, terms related to liquidity, fees, expenses. So these are all the information that are available. Usually जो भी ये इंफॉर्मेशन होते हैं ना, ये आपको इन फ्रंट, चाहे वो कोई ब्रोकर की वेबसाइट हो या किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, आपको यही इंफॉर्मेशन इन फ्रंट में दिख जाती है। तो अगर आप सिर्फ उसको इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट में पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको इन फ्रंट दिख जाती है, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हो जाता है हमारा रिस्कोमीटर, रिस्क कितना है इस म्यूचुअल फंड। अब इस रिस्कोमीटर में 6 कैटेगरीज होती है, लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई एंड वेरी हाई। These mutual funds are 100% allocated to equity. These are related to hybrid. Okay. And these are somewhere related to debt. And this is usually large cap. ये बेसिकली रिस्क है, ये आपको ही बताता है कि आपको कितना रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं, उस रिस्क के बेसिस पर म्यूचुअल फंड डिसाइड कर सकते हैं। इसमें 6 कैटेगरी जो मैंने आपको बता दी, लो रिस्क, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क। तो जो हमारा इक्विटीज एसेट क्लास होता है वो वॉलेटिलिटी वेरी हाई होता है, डेट एज एन एसेट क्लास वो बहुत स्टेबल होता है, और हाइब्रिड हमारे डिपेंड करता है। कभी कभी हाइब्रिड की भी आपका जो रिस्क होता है ना वो हाई हो जाता है, बट डिपेंड कि वो कितना परसेंट इन्वेस्ट जो है वो इक्विटी में कर रहा है। अगर कोई भी हाइब्रिड फॉर एग्जाम्पल 50% इक्विटी में करता है तो इट विल कम अंडर हाई, बट अगर वो 25% करता है इट विल कम अंडर मॉडरेटली हाई। तो ये रिस्क स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसको भी हर बार आपको किसी म्यूचुअल फंड में सिर्फ लिखा होगा कि इट इज अ मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली है, तो आपको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ 6 ये किस में है, 1 2 3 4 5 6 किस कैटेगरी। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। ऑल्दो अभी हमने करी है इतनी सारी एडवांटेजेस, बट हम उन सबको समराइज करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इट अनेबल्स हिम to hold a diversified investment portfolio even a small amount of 2000, sorry, not 2000, you can invest in even as little as 100. Professional management, the investment management skills along with the needed research
into available investment option ensures a much better return as compared to what an investor can manage on his own. Reduction and diversification of risk. The potential losses are also shared among investors, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टर है, ये सब मिलके एक पूल बनाते हैं और ये पूल एक फंड मैनेजर हैंडल करता है। तो क्योंकि ये सारे मिलके इस पूल को बना रहे हैं, तो जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। द इन्वेस्टर्स हैज द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक से, क्योंकि इसमें से बहुत ही थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी कम होती है। द फंड pays lesser cost because of large volumes and wide choice to suit up your risk. इस पे इतनी वैरायटी है म्यूचुअल फंड की, इतनी तो हमने आज भी खुद डिस्कस कर ली और उनकी भी सेग्रीगेटेड मल्टीपल वैरायटीज है। तो ऐसी कोई वैरायटी नहीं होगी जो आपको सूट ना करे। कोई ना कोई कैटेगरी, कोई ना कोई टाइप का म्यूचुअल फंड आपके ही गोल के साथ मैच करेगा, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सिंपली मीन्स कि आप जब उसको बाय करें तो कोई सेलर अवेलेबल हो, और जब उसको सेल करे तो कोई बायर अवेलेबल हो। लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है म्यूचुअल फंड्स में। अब ये क्यों लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज को मैं एक और चीज से आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें इन जो भी आप एक रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं कि मेरे को म्यूचुअल फंड सेल करना है, तो जो फंड मैनेजर आपने लगा, आप इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर रिक्वेस्ट डाली बाय, तो ये जो फंड मैनेजर है ये ऑटोमेटिकली बाय करेगा। क्या बाय करेगा? वो भी यूनिट जिसने इसको एलोकेट किया हुआ स्टॉक। अब जब आपने इन्वेस्ट किया, जब ये इन्वेस्टर कहेगा सेल, तो ये सेल कर देगा। उस टाइम ये नहीं देखेगा कि मार्केट अप है या डाउन है, ये सेल कर देगा। और जैसे ही सेल करेगा तो वो अमाउंट आपको दे देगा। तो इसमें आपको कभी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जैसे इन्वेस्ट करना चाहे वैसे मिल जाते हैं, आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मिल जाते हैं, विड्रॉल ऑप्शन मिल जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हर एक चीज का आजकल ट्रांसपेरेंसी है, सेबी बहुत अच्छे से म्यूचुअल फंड्स को कंट्रोल करता है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, अदरवाइज अब तक मैं म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, आप इसका एनएवी कंट्रोल नहीं कर सकते। द इन्वेस्टर pays investment management fees as long as he remains with the fund, even while the values of investments are declining. He also pays for fund contribution charges, which he should not incur in direct investment. एनएवी, मैं एनएवी किसका कोलैबोरेशन था, वैल्यूज का, उसमें से हमने माइनस किया था। क्या माइनस किया था? एक्सपेंस रेशियो। अब इसमें चाहे आपका एनएवी डिक्रीज हो रहा हो, आपको एक्सपेंस रेशियो तो देना ही देना है। तो इसलिए नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, यहाँ पे ये आता है कि आपकी चाहे वैल्यू गिर रही हो, क्योंकि अभी फॉर एन एग्जांपल अगर एक म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, वो अपने 95% जो है वो उसको एलोकेट करना ही पड़ेगा लार्ज कैप में। अगर ये डिक्रीज भी हो रहा तो वो एग्जिट नहीं कर सकता, उसको रखना ही पड़ेगा। एग्जिट कब करेगा? जब इन्वेस्टर कहेंगे। प्लस इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से सोचो तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट स्टिल इसको एक्सपेंस देना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल कॉस्ट का इश्यू है। नो टेलर मेड पोर्टफोलियो, आप चाहे तो अपनी मर्जी से पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि ये थोड़ा सा बॉन्ड दे दो, थोड़ा शेयर दे दो। ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड मेड पोर्टफोलियोज है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स है अलग कैटेगरीज के, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। Managing a portfolio of funds, availability of a large number of funds can actually means too much choice for the investor. So he may again need advice on how to select to achieve the objectives. ये चीज मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि देखो मोर देन 5000 म्यूचुअल फंड्स है। 5000 म्यूचुअल फंड में से ये सेलेक्ट करना कि आपको कौन सा लेना है, ये भी एक टीडियस जॉब है। तो इसके लिए भी अगर आप उसका एनालाइज नहीं कर पाते तो अगेन आपको यू हैव टू गो विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो प्रॉब्लम वही आ गई कि एक तो हम शेयर्स को इन्वेस्ट करने के लिए एनालाइज कर रहे थे, अब हम म्यूचुअल फंड लेने के लिए उसके लिए भी किसी से पूछना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो फंड्स का ये इशू है। डिले इन रिडक्शंस, जब भी आप सेल करोगे तो ऐसा नहीं है कि शेयर्स में क्या होता है, आपने सेल किया नेक्स्ट डे यू हैव द अमाउंट। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में टेक एटलीस्ट 3 days एंड आई देयर आर सम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स एज वेल जे दोस टेक 6 days फॉर रिडम्पशन। यानी कि अगर आपने आज रिक्वेस्ट डाली है तो आपको 6 दिन बाद रिडम्पशन मिलेगी। और कुछ म्यूचुअल फंड जो नॉर्मल आपके सेम कंट्रीज के होते हैं, नेशनल जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें 3 दिन का भी होता है।
तो इसलिए शेयर्स के केस में आपने बेचा और आपको पैसे मिल गए, लेकिन म्यूचुअल फंड में इट्स अ डिलेड प्रोसेस। अब इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। ये इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट क्या है कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को चेक करना चाहिए। ड्रॉ अप योर एसेट एलोकेशन, कि आप क्या चाहते हैं, कितना परसेंट एसेट एलोकेशन हो। आपकी फाइनेंशियल गोल क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। आइडेंटिफाई फंड दैट फॉल इनटू योर बाय लिस्ट। एक बार आपने अपने एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिया, फंड गोल डिसाइड कर लिया, रिस्क डिसाइड कर लिया, अब आपको चेक करना है आपके फंड कौन से हैं। देन यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑब्टेन एंड रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स। अब इस ऑफर डॉक्यूमेंट से आपको अपने जो है वो गोल को मैच करना होगा। तो देखिए सारे लिंक्ड है। पहले आपने अपने एसेट एलोकेशन डिसाइड किया, म्यूचुअल फंड गोल डिसाइड किया, फिर फ्रेमवर्क डिसाइड किया, रिस्क डिसाइड किया, अब उसके बाद आपने फंड निकाले। अब उन फंड म्यूचुअल फंड्स के आपने डॉक्यूमेंट्स निकाले, उन डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्टिव को आपको अपने ऑब्जेक्ट से मैच करना। वो मैच हो गए, उसके बाद आपको उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना। उसके बाद आपको देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, एग्रेसिव है, वो रेगुलर है, वो यानी वो किसी सेक्टर में फंड कर रहा है, उनको चेक करना। लोड कॉस्ट आपको चेक करनी है। आपको ये चेक करना है कि आपके म्यूचुअल फंड का मैनेजर रेगुलरली चेंज हो रहा है। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या उसका 25 करोड़ से छोटा तो नहीं है, या उसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है। इन सब चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप ले सकते हो। और सबसे जरूरी बात, रेगुलरली आपको इन्वेस्ट करना है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट होना चाहिए। आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे पॉज करके। तो पहले के 3 चीजों को आपको चेक करके म्यूचुअल फंड देखना है। अब अगले 4 चीजों को चेक करके आपको म्यूचुअल फंड डिसाइड करना है कि वो आपके सूट करता है कि नहीं। अब सूट करने के बाद भी आपको ये बाकी 3-4 चीजें चेक करनी है कि वो स्टेबल म्यूचुअल फंड है कि नहीं है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, रेगुलर इन्वेस्ट। अब इसमें आपको पोर्टफोलियो डिसीजन में आपको और क्या चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिसाइड किए हैं जो मुझे लगता है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि हमें ध्यान देने चाहिए। कि हमारा एसेट एलोकेशन जो है वो, जो भी आपकी परसेंट एज है वो आपका परसेंट डेट होना चाहिए। मेरी एज 30 है, तो मेरा 30% जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट में होना चाहिए। रियलिटीज डिफरेंट फाइनेंशियल पोजीशन, डिफरेंट एलोकेशन। अब ये कहने को तो बहुत आसान है कि होना चाहिए, मेरी 30% डेट में होना चाहिए, बट मेरा 30% डेट में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रियलिटी चेक करना चाहिए कि आपका रिस्क होराइजन कितना है। आप यंग है तो यू कैन टेक रिस्क। इफ आई गो बियॉन्ड 50 देन आई माइट नॉट इन्वेस्ट टू मच इन इक्विटी, मैं डेट में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इसलिए ये जो हमें कहा जाता है कि आपका एज इज बेसिकली परसेंट डेट, इसमें हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो राइट एलोकेशन को समझने के लिए आपको एज, रियलिटी और द हाई, द यंगर यू आर द रिस्कियर यू आर, इन चीजों को समझना चाहिए। अब सेलेक्टिंग द राइट फंड बेस्ड ऑन स्कीम इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, लॉन्ग टर्म एप्टीटाइड ऑफ रिस्क, बीट इन्फ्लेशन, इक्विटी फंड्स आर बेस्ट। इन चीजों को समझ के आपको एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। अब उसमें कोई ट्रैप्स है जिनको आपने अवॉइड करना चाहिए। उसमें जो ये है कि आपको उसके स्कीम के पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस को देखना बहुत जरूरी है। जिसने, ऑल्दो ये कहा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस आर नॉट सब्जेक्टेड टू फ्यूचर रिटर्न्स, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि ये म्यूचुअल फंड स्टेबल है या नहीं। इसलिए आपको एक बार चेक करना चाहिए और मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। आप ये सोचो कि मार्केट की बॉटम में, अभी सपोज एन एग्जांपल, जब कोविड था तो मार्केट टच अराउंड 7800। अब उसके बाद मार्केट ने सीधा वी शेप रिकवरी करी टू 13, आई थिंक 18,000 समवेयर। अब 17,500 के बाद आप ये सोचो कि नहीं मार्केट नीचे आ जाएगा, मैं बाय करूंगा, फिर 10,000 पहुंच गया, फिर आपने सोचा नहीं बाय करूंगा, फिर वो 12,000 तब बाय करूंगा, वो 18,000 पहुंच गया। उसके बाद आपने बाय किया एंड इट वेंट डाउन टू 16,500। तो आप ये क्या है, टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने इसी के बाद ही एसआईपी करना शुरू कर दिया होता तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता। तो इसीलिए नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, इन्वेस्ट रेगुलरली। और किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने के उसका पास ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले आप अपना रिस्क होराइजन, अपनी साइकोलॉजी, अपने टाइमिंग भी चेक करें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। कुछ वार्निंग सिग्नल्स भी होते हैं म्यूचुअल फंड में जिसको आपको चेक करना चाहिए। ये कुछ साइंस मैंने दिए हैं, ये एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट इज फर्स्ट
फंड मैनेजमेंट चेंजेस, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट बहुत रेगुलरली चेंज हो रही है, दैट इज अ वार्निंग साइन। परफॉर्मेंस अगर उसकी स्लिप हो रही है एज कंपेयर टू द सिमिलर काइंड ऑफ म्यूचुअल, फॉर एन एग्जांपल वन इज अ स्मॉल कैप फंड और उसके करस्पॉन्डिंग में कुछ और उसके पीयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है बट इसकी डिक्रीज हो रही है, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ता ही जा रहा है सर्टेन लिमिट और उसके पीयर्स का स्टेबल है, तो भी एक वार्निंग साइन है। बीटा इट्स अ टेक्निकल मेजर ऑफ रिस्क, अगर ये भी बढ़ जाता है। इंडिपेंडेंट रेटिंग सर्विसेज रिड्यूस देयर रेटिंग्स ऑफ द फंड्स, आप किसी भी म्यूचुअल फंड जो फंड हाउस होता है वो अपने म्यूचुअल फंड को कभी बुरी रेटिंग नहीं देता, तो इसलिए आपको बाहर की इंडिपेंडेंट एजेंसीज की रेटिंग भी चेक करनी चाहिए कि उनकी क्या रेटिंग है। अगर एक म्यूचुअल फंड दूर से में मर्ज हो रहा है तो उस वक्त आपको ये समझना चाहिए या चेक करना चाहिए कि वो मर्ज क्यों हो रहा है। हर बार मर्ज होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मर्ज होना को ये छोड़ देना कि इट्स जस्ट अ मर्जर, ये गलत है, तो आपको चेक करना चाहिए। चेंज इन मैनेजमेंट स्टाइल और चेंज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो आपको चेक करना चाहिए क्या वो मैनेजमेंट स्टाइल अब आपके ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा देन आई थिंक इट्स द टाइम टू स्विच। तो ये सारे वार्निंग साइंस है जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान देने चाहिए। अब दीज आर दी सोर्सेज जो भी मैंने आपको डेटा दिया, वो डेटा मैंने कहाँ से प्रोवाइड किया, ये बेसिकली स्लाइड शेयर और एनएसडीएल की वेबसाइट से मैंने डाटा यूज किया था। तो अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो आपके सामने स्क्रीन विजिबल है वो काइट की है, बेसिकली काइट जीरोधा का है। जब आप जीरोधा पे अपना अकाउंट बना लेते हो तो आपको काइट के यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है। उसी आईडी से आपको kite.zerodha.com पे लॉग इन करना है। इसको लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है जहाँ आपका नाम आता है। यू जस्ट हैव टू क्लिक हेयर एंड यू क्लिक ऑन क्वाइन। इस क्वाइन की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा पेज है, कुछ ज्यादा है नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट। और आपको सर्च फॉर म्यूचुअल फंड में सर्च करना है। आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एन एग्जांपल SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें दिख रही है आपको, दिख रहा है ग्रोथ एंड IDCW। IDCW बेसिकली आर डिविडेंड म्यूचुअल फंड। तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड है डिविडेंड म्यूचुअल फंड है और ये वाला ग्रोथ म्यूचुअल फंड। ये दोनों ही डायरेक्ट है क्योंकि जीरोधा हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड देता है, रेगुलर नहीं देता, तो कोई कमीशन नहीं कटता। चलो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ FDI निफ्टी इंडेक्स फंड। अब इस निफ्टी इंडेक्स फंड में आप यहाँ देख लिखते हैं ग्रोथ। ये कौन सा है? ये इंडेक्स फंड है। करंट NAV कितना है? 156। CAGR कितना है इसका? 1.7 माइनस। मैं 2 साल का देखता हूँ +25%, 3 साल का +15%। तो यहाँ से आपको जो जितने साल का देखना चाहें आप उसका देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि आपको मिनिमम 5000 करना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड को SBI की वेबसाइट से खरीदेंगे तो आपको ये 500 करना होगा, लेकिन जीरोधा पे आपको मिनिमम 5000 करना होगा। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट इस AUM का कितना है? 2854 करोड़। और इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है? 0.18। क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। एग्जिट लोड 20%। अब एग्जिट लोड मैंने जैसे पहले बताया, एग्जिट लोड विल बी चार्ज इफ रिडीम्ड विद इन 15 डेज। इसका लॉकिंग पीरियड आप ये कह सकते हो एक तरह से कि 15 दिन है। 15 दिन के अगर आप करोगे तो 0.2% का आपको चार्ज लगेगा। इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, बाय SIP। और आप इसके बाद देख सकते हो इसका रिस्क इन्वॉल्व क्या, वेरी हाई। इट मीन 6 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 इट इज द 6। और अगर आप नीचे आओगे तो आप इसका सेक्टर एलोकेशन देख सकते हो, कंपनीज देख सकते हो जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि जीरोधा का जो इंटरफेस है ना बहुत ही सिंपल है और कुछ ज्यादा इस पे है नहीं। जो डेटा आपको चाहिए वही है, इसका चार्ट दिख जाता है। अब ऑप्शंस बाय, अगर आपको लमसम बाय करना, वन टाइम बाय करना, देन यू हैव टू क्लिक ऑन बाय। जो भी अमाउंट है आपको जस्ट उस पर बाय नाउ कर देना। इट विल आस्क यू कंफर्म, कंफर्म, पे नाउ, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपको SIP में करना है तो आप सिर्फ SIP पे क्लिक करोगे। आप इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाल दो 5000। आप जितने की भी चाहो, मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज है 1000 के बाद।
उसको सेलेक्ट कर लो। आप फ्रीक्वेंसी मैंने मंथली कर लिया, डेट जो भी मैं डेट लेना चाहूँ 1 to 28 जो भी मैं लेना चाहूँ, सपोज आई टेक 26। अब इसमें एक ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक सेटअप स्टेप अप, सॉरी। अब इसमें आप इंक्रीमेंट कर सकते हो कि इस डेट को आपकी एस आई पी ऑटोमेटिकली इस परसेंट से इंक्रीज हो जाए। तो आप ये चाहो तो ये ऑप्शन भी कर सकते हो, जस्ट हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एस आई पी और ये क्रिएट हो जाए। अब इस क्रिएट होने के बाद आपको पेमेंट कैसे करनी है, अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ जाना है और म्यूचुअल फंड्स पे यहाँ पे क्लिक करना है और आपको ऑर्डर्स में जाना है। ऑर्डर्स में आपको ये दिखेगा बाय एंड प्रोसेसिंग, तो ये बाय हो गया है और ये प्रोसेसिंग, इस पे आपको पे नाउ का ऑप्शन है। तो अगर आप अब पे नाउ करेंगे तो ये पेमेंट के लिए चला जाएगा। अब क्योंकि मैंने इसे पेमेंट करी नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉइन जीरोधा पे जाके म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। जीरोधा पे अकाउंट आप अगर बनाना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट एनी रिकमेंडेशन, मैं यूज करता हूँ इसलिए मैंने उसका आपका लिंक दे दिया है। आपको जो भी ब्रोकर आपको सूटेबल आप वहां से बाय कर सकते हैं। न्यू टू द चैनल, please do subscribe and click on the bell icon to receive the notification as soon as I post the video. Thank you, thanks a lot for this session. See you in my next video.